कलवन, एक ऐसा गांव जो मानो समय की चपेट से बाहर हो। ठंडी खामोशी, धूल सी हवा और आसपास घने पेड़ों की छाया में एक सुनसान ठहराव। सुबह की किरणें जमीनी सरसराहट को चीर कर भी गांव में प्रवेश नहीं करती। पक्षियों की चहचहाहट तो दूर, कभी कभी हवा में एक खारापन, जैसे कोई शोर चुप करने की कोशिश कर रहा हो। एक दोपहर घास से घिरी धूल मिट्टी में धीरे धीरे जीप आती प्रतीत हुई। धुआं घूंघट की तरह उठा और नजरों ने पहचान लिया। उस पर था अद्वैत सिंह, लंबा, हल्का दुबला, गहरी आंखों वाला, पुरातत्वविद, गले में कैमरा और हाथ में चमड़े की मोटी डायरी, जिस पर ताम्रपत्र और मिट्टी की बारीकियां क्रमबद्ध थी। उसके पीछे 2 सहखोजी और एक स्थानीय सहायक था। गांव के बुजुर्ग बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखों में अच्छा खासा डर सन्नाटा लिए था। साहब, ये खंडर तो वैसे इतिहास के अभिलेख से जुड़े हैं, लेकिन जरा संभल कर, वहां की नींद जिंदगी खा गई थी। बाबा, इतिहास डर कर नहीं मिलता, हमें उसका सामना करना पड़ता है और समझना पड़ता है। मेरा मकसद केवल स्वयं को साबित करना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना भी है। पहली रात थी ठहराव, अजीब शांति और आगंतुक के तौर पर एक अनजाने भय की परछाई। गांव में ज्योति जीप जले थे, पर हवा में एक अजनबी कंपन था, जैसे किसी की जोर की सांस धड़कनों से टकरा रही हो। अद्वैत के शिविर के पास जलती आग ने भी तो जैसे बैठकर उनकी धड़कनें माप ली हो। रात के तकरीबन 10 बजे एक तेज चीख हवा को चीरते हुए गुजर गई। कोई स्तनपान नहीं, कोई बच्चा नहीं रोया, लेकिन टकराती चीख कुछ और ही थी। स्त्री की, शोकपूर्ण, भरी, जैसे सूखे पत्तों के बीच चिल्लाहट। वो चीख गांव में गूंज उठी और अचानक थम गई। कुछ देर बाद अद्वैत को खंडर की ओर से कांपते स्वर में सुनाई गई एक धीमी सी आवाज। तीसरे दिन अद्वैत और उसकी टीम ने खंडर की खुदाई शुरू की। नीचे गड्ढा खोदा गया, मिट्टी हटाई गई, मिट्टी की महक गायब हुई और पुनित डाटू की नमी सी आने लगी। तभी धड़कन तेज हुई। एक हड्डियों की माला मिली, जिसमें छोटे छोटे मानव अंगों जैसी हड्डियां पिरोई हुई थी। उसके पास ताम्रपत्र पड़ा था, जिसे मिट्टी से सावधानी से हटाया गया। ताम्रपत्र पर लिखा था। अद्वैत ने इसे मिथ्या की चेतावनी माना, लेकिन जैसे ही माला को उसने उठाया, हवा घनी हुई और गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। 2 दिन बाद जब गांव वालों ने कुएं से पानी लिया, वो लाल लाल रंग में दिखा। कोई रंग नहीं, बल्कि खून की तरह गाढ़ा। यह यमराज की चेतावनी है। हर रात वही स्त्री, वही चीख, दर्द और ग्लानि से भरी हुई। कोई देख भी नहीं सकता, पर उसकी आवाज सब सुन सकते थे। 3 बच्चे अगल बगल के घरों से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए। नींद में खो गए, जैसे कोई उनसे ऊर्जा छीन ली गई हो। एक रात अद्वैत जब स्वयं खंडर के पास खड़ा था, उसे एक आकृति दिखाई दी। उलझे बाल, काले वस्त्र, हड्डियों की चूड़ियां, आंखें खून जैसे चमकती हुई। वो स्त्री थी जिसने आखिरकार उसकी दिशा बदल दी। वो दूर से हंस रही थी, ठंडी, अंदर से निकलती हंसी, बिना सूरत, भय से भरी। पंडित हरिशंकर, जो पहले दूरी बनाए हुए थे, अब आधी रात में अद्वैत को बुलाकर अपने आंगन में ले आए। वहां उनके सामने बैठकर बोले, तुमने जो माला उठाई है, उसने नरेंद्र काली की नींद भंग कर दी है। उस राक्षसी की आत्मा, जिसे त्रेता युग में यमराज ने अधूरी बलि से बंद किया था, अब उसकी आत्मा दहाड़ कर जाग चुकी है और वो भूखी है। उसे बांधने का एकमात्र तरीका है, या तो अधूरी बलि पूरी करो या यम के विशेष श्लोक से उसका नाम बुलाओ। लेकिन अगर सही उच्चारण नहीं किया तो वो और भी भयानक और खतरनाक हो जाएगी।
उन्होंने समझाया कि इस श्लोक और नाम का संरक्षण केवल और केवल नर्क द्वार के गर्भगृह में ही सुरक्षित है। खंडर की गहरी तह में वहां कहीं एक शिला पर यम घाट से उद्धृत नाम लिखा हुआ है। अद्वैत और पंडित हरिशंकर जैसे ही खंडर की गहरी प्रवेश में पहुंचे, वातावरण ज्यादा सघन और गंभीर हो गया। दीवारों पर गहन शक्लें, हड्डियों की आकृतियां जैसे खून की लकीरों में बदल रही हो। धरती कांप रही थी, हवा गहरी और स्तब्ध, वातावरण में कोई गूंज जैसे स्वयं आत्माएं मौजूद हों। अंदर पहुंचे तो एक शिला मिली और उस पर खुदा हुआ श्लोक, यस्मित्री नरेंद्र विलियम शांति सहित त्वम पुनः निरायम। धीरे धीरे पंडित हरिशंकर ने श्लोक पढ़ा, पर अंत में उन्होंने उच्चारण किया, नरेंद्र काली वामासुरा। जैसे ही अंतिम शब्द गूंजे, एक भयंकर चीख तेज और तीव्र आत्मा प्रकट हुई। वो राक्षसी शरीर से नहीं, आग और धुएं की बनी प्रतीत हुई, जिसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। चेहरे पर हड्डियों का नकाब, आंखों में आग की चमक। पंडित ने पुनः यम घाट का उच्चारण जारी रखा। आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे ही नाम पूरा बोला गया, आत्मा चीख मारकर फैल गई, आग की लपटों में बदलकर नर्क द्वार की ओर उन्मुख हुई। भयंकर विस्फोट के साथ धरती हिले, हवाएं थम गई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुएं का पानी फिर साफ हो गया। बच्चों की गुमनामी समाप्त हुई, वे अपने घर लौट आए। अद्वैत थका हुआ लेकिन अलवान्वित खुदाई बंद करके निकलने की तैयारी कर रहा था। वो डायरी में अंतिम नोट लिख रहा था। नरेंद्र कली को यमघाट के नाम और श्राप से पुनः विलय किया गया। गांव अब सुरक्षित है शायद, लेकिन डर हमेशा आसपास रहेगा। तभी उसे दूर खंडर की ओर से धीमी सरसराहट सुनाई दी। निश्चल हवा में एक फुसफुसाहट। मैं फिर आऊंगी जब अगला पंडित मुझे बुलाएगा। अब गांव में फिर वही खामोशी थी, लेकिन साथ में एक नई चेतावनी भी, क्योंकि जिस आत्मा को लौटाया गया था वो वापस आएगी, यदि याद से नाम फिसल गया।